गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संपूर्ण आईएएस-पीसीएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संपूर्ण आईएएस-पीसीएस की ओर से यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स सिर्फ आपके यूपी पीसीएस ही नहीं बल्कि सभी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम बहुत ही निकट आ रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री है और आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर्स पर कॉल करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम्स में आप आईएएस-पीसीएस ऑफिसर से जुड़ सकते हैं। उनके थ्रू आप जो है अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम लोग साइंस सब्जेक्ट से डील करते हैं। साइंस में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में काफ़ी टॉपिक कवर अप किए हैं, जिसमें मैंने आपको ब्लड, टिश्यू और सेल टॉपिक्स कराए हैं। अगर आपने ये टॉपिक जो है नहीं देखे हैं तो आप इनकी वीडियो को देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे आए हुए जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पादप वृद्धि नियामक या पादप वृद्धि नियंत्रक कह सकते हैं आप। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बहुत ढेर सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत से हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट की जो हार्मोन्स हैं उनकी किन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक्स में जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वैसे प्लांट्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्लांट के हार्मोन प्लांट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए पाए जाते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि पेड़ से जब फल पक जाते हैं तो गिर जाते हैं, तो वो फल जो है गिर जाते हैं, वो गिरते नहीं हैं बल्कि गिराए जाते हैं। इनको कौन गिराता है? हार्मोन्स गिराते हैं। वैसे ही प्लांट्स में फलों का आना, पत्तियों का आना और उनमें रूट्स का आना, उनकी लंबाई का बढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज़ हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। कौन से हार्मोन से कौन सी एक्टिविटी रेगुलेट होती है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। देखिए, प्लांट्स के हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्लांट्स के हार्मोन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो हमारे इनके फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से 3 कैटेगरी में हमने हार्मोन्स को डिवाइड किया है। मेनली तो हम यहाँ बात करते हैं कि 2 कैटेगरी की, जिसमें से जो है हमारी एक कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम करते हैं। जैसे प्लांट्स में फलों का आना, पत्तियों का आना, लंबाई बढ़ना, ऐसी एक्टिविटीज जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है, इन एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाले हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ की एक्टिविटीज़ को, वृद्धि की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये तीनों हार्मोन्स आते हैं जो कि हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। उसके अलावा एक हार्मोन होता है हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है हमारा हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो उसकी ग्रोथ नहीं चाह रहा है इसलिए वो एक्टिविटीज़ को कर रहा है, यानी प्लांट की जो ग्रोथ की एक्टिविटीज़ है वो उसकी भलाई के लिए रोकी जा रही है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे आपने कोई भी फसल लगाई और फसल लगाने के बाद देख रहे हैं कि बारिश आ गई, और बारिश आने के बाद जो है आप देखते हैं कि वो फसल ग्रो नहीं करती है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि जब पानी सूख जाता है तो वहां पर कहीं कहीं से किसी किसी प्लांट में ग्रोथ आ जाती है। तो वो जो कुछ बीजों में ग्रोथ आई है वो ग्रोथ कुछ टाइम के बाद आई है, जो कि जब मौसम कंडीशन जो है उस सॉइल की नॉर्मल हो गई है उस टाइम के बाद आई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, उस टाइम पे वो पहले क्यों नहीं ग्रो किया? क्योंकि उसके हार्मोन्स ने उसको रोक के रखा था, उसकी एक्टिविटीज को। और कुछ टाइम के बाद जब वो ग्रो किया तो उसके हार्मोन्स ने जब उसकी ग्रोथ को अलाउ किया, तब वो प्लांट में जर्मिनेशन, या आप कह सकते हैं उस सीड में जर्मिनेशन शुरू हुआ। तो सीड के जर्मिनेशन को जो रोक के रखने का काम किया था
वो प्लांट्स के हार्मोन ने किया था। तो ये जो एक्टिविटी है वो ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली एक्टिविटी है, लेकिन ये प्लांट की भलाई के लिए है, ताकि अगर वो पहले अगर प्लांट जो है ग्रो कर गया होता, सीड पहले जर्मिनेट कर गया होता, तो पानी में फिर वो उसके लिए अनुकूल कंडीशन नहीं थी, वो पानी में जो है सड़ जाता, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, प्लांट की डेथ हो जाती। इसीलिए प्लांट्स के हार्मोन्स ने उसके जर्मिनेशन को रोक कर रखा था कि जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तब वो प्लांट ग्रो करेगा और उसकी जो है जर्मिनेशन होगा, उसके टाइम पे वो प्लांट अच्छी कंडीशन में ग्रो कर पाएगा। तो ऐसी एक्टिविटीज जो होती हैं वो प्लांट की ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जो कि उसके विरोध में की जाती हैं, उसकी एक्टिविटीज जो है उसके ग्रोथ के विरोध में की जाती हैं। ये हमारे हार्मोन होते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के अलावा हमारा एक हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन जो है ये इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है और ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इसके पास दोनों एक्टिविटीज होती हैं, इसीलिए हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रोमोटर दोनों हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि इनहिबिटर का भी काम कर रही है और ये जो है हमारी एक्टिविटी प्रमोट करने का भी काम कर रही है। ये तो हमारी एक जनरल बातें हो गई कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हमने उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे उनको कैटेगरी में डिवाइड किया। अब हम एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन की जब हम बात करते हैं, ऑक्सिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है, ऑक्सिन ऑक्सिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि ये पाया जाता है प्लांट्स की रूट के, मेनली ये टिप पोर्शन पे पाया जाता है, जो हमारी प्लांट्स की शूट टिप्स होती हैं वहां पर पाया जाता है और उसकी रूट टिप्स में पाया जाता है। कहने का मतलब है कोई भी जो प्लांट होता है, प्लांट का जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर ही पाए जाते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन जो हार्मोन्स होता है मेनली जो इसका काम होता है रूट इनिशिएशन करना। प्लांट्स में जो भी रूट्स आती हैं उसको इनिशिएट करने का काम करता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है ऑक्सिन। तो यहाँ पर हम ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। देखिए ऑक्सिन जो टर्म है इसका मतलब ही होता है टू ग्रो। ऑक्सिन जिस टर्म से आया है, ऑक्सिन का मतलब ही होता है टू ग्रो, यानी ग्रो करना। दे वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और प्लांट्स में जो है हमारे जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं वो दो कैटेगरी में पाए जाते हैं। एक हमारा ऑक्सिन होता है नेचुरल और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल। देखिए नेचुरल हार्मोन्स हमारे कौन से हैं ऑक्सिन के, तो ये है एंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिनको हम IAA के नाम से जानते हैं। IAA जो है ये हमारा एक नेचुरल हार्मोन है। देखिए दो कैटेगरी में हार्मोन पाए जा रहे हैं, एक नेचुरल पाया जा रहा है और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होते हैं वो मैनमेड हैं, साइंटिस्ट ने लैब में तैयार किए हैं, और जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स है उसको प्रकृति ने नेचुरली रूप से प्लांट्स में पहले से ही डाल के रखे हैं। तो जो हमारा नेचुरल हार्मोन है वो एंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA है और दूसरा है एंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA। IBA और IAA ये दोनों हमारे जो है नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं और ये पाए कहाँ जाते हैं, फाउंड इन द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। जो भी हमारे प्लांट्स का ग्रोइंग पार्ट होता है, ऐसा प्लांट जो ग्रो कर रहा हो और उसकी ग्रोथ वाला जो हिस्सा है, कहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होती है, प्लांट्स के शूट टिप पे और रूट टिप पे, जहां पर कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं हमारा एपिकल टिश्यू जहां पर पाया जाता है वहीं पर ही पाए जाते हैं हमारे ऑक्सिन। और ये जहां पर जरूरत होती है, जहां पर इनकी जरूरत होती है वहां पर मूव कर जाते हैं, देन माइग्रेट टू अदर पार्ट्स टू एक्ट। जिस जिस पार्ट्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये माइग्रेट कर जाते हैं अपनी एक्टिविटी करने के लिए। दो प्रकार के हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक की, जो कि कृत्रिम रूप से बनाए हुए हार्मोन है। इनमें है 2,4-D और 2,4-D का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है ये हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। उसके अलावा NaA का फुल फॉर्म होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड यानी NaA और 2,4-D ये दोनों हमारे आर्टिफिशियल हैं। IAA और IBA ये दोनों हमारे नेचुरल हार्मोन्स है ऑक्सिन के।
यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो देखिए नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं या फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कौन से हैं, यहाँ तक कि जो आपका IAA है, IBA है, इन सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है, 2,4-D का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, NAA, इन सब के फुल फॉर्म्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि इनके फुल फॉर्म के क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ऑक्सीजन का काम क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन का जो मेनली काम होता है वो होता है इसके रूट्स का फॉर्मेशन करना। रूट का जो फॉर्मेशन होता है, इनिशिएशन होता है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से ही प्लांट्स में रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेल इलॉन्गेशन एंड स्टेम एंड रूट का फॉर्मेशन जो है वो क्या हो रहा है, स्टेम और रूट्स का जो इलॉन्गेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा IA जो होता है वो क्या करता है, जो हमारे प्लांट्स में लेटरल बड्स होती हैं, लेटरल बड्स की जो है वो ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है लेटरल बड्स की ग्रोथ को। ठीक है, उसके अलावा ये काम करता है पार्थेनोकार्पी में, इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं पाया जाता है, सीडलेस फ्रूट का जो ग्रोथ होती है वो होती है पार्थेनोकार्पी के थ्रू होती है। पार्थेनोकार्पी में हम सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है सीडलेस फ्रूट किस थेरेपी के थ्रू बनते हैं, तो पार्थेनोकार्पी के थ्रू सीडलेस फ्रूट्स को हम ग्रो कराते हैं। आप देखते होंगे पहले के टाइम पे आप कोई फ्रूट खरीदते थे जैसे पपीता, पपीते में आपको बहुत सारे बीज मिलते थे, या ऑरेंज है, संतरा, इसमें बहुत सारे आपको बीज मिलते थे। लेकिन आज के समय में जब आप पपीता खरीदते हैं तो उसमें बीज नहीं मिलता है, या संतरे में आपको बीज नहीं मिल रहे हैं। ऐसे फ्रूट जिनको आप खा रहे हैं और उनमें बीज नहीं पाया जा रहा है, ऐसे प्लांट जो फ्रूट्स हैं वो विदाउट फर्टिलाइज ग्रो हुए हैं और जो है इनके अंदर सीड नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इनको सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब फल में लगते हैं प्लांट्स में, या नई लीव्स आती हैं, नए फल आते हैं, तो ये आसानी से बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं, वो ग्रोथ करने से पहले ही वो नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट में जो भी फ्रूट्स हैं या जो है आप देख रहे हैं पत्तियां प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती हैं। इसीलिए उसमें ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है ताकि जो है उसके फ्रूट्स गिरे नहीं मेच्योरिटी से पहले। तो प्री मेच्योर यानी मेच्योरिटी से पहले जो है जो भी फ्रूट्स हैं वो गिर जाते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब भी आम का सीजन आता है तो आम के ऊपर दवाओं का छिड़काव किया जाता है, ताकि जो भी आम के जो भी फ्रूट्स छोटे छोटे होते हैं वो गिरे नहीं, इसके लिए जो है हम उनके ऊपर ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं। उसके बाद ये यूजफुल इन स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग वेयर इट इनिशिएट रूटिंग। तो वही अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि होता क्या है, जब भी आप गुलाब की स्टेम लगाते हैं, आप देखते होंगे आपने गुलाब की स्टेम अगर कभी लगाई होगी तो हो सकता है उसमें रूट्स ना आई हो और वो आपका प्लांट जो है वो जर्मिनेट नहीं हुआ हो। लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई जो प्रोफेशनल है वो लोग इसको ग्रो कराते हैं तो उनकी सारे प्लांट्स जो है वो क्या कर देते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि उनके सारे प्लांट्स ग्रो कर जा रहे हैं, बट हम जब घर में स्टेम्स लगा रहे हैं गुलाब की तो वो ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन का उसमें ट्रीटमेंट नहीं किया था। तो जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से ट्रीट कर देते हैं, और जब हम ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट देते हैं तो जो हमारी स्टेम्स होती हैं, स्टेम में आसानी से रूट्स आ जाती हैं, क्योंकि स्टेम में वो प्रॉपर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, रूट इनिशिएशन का काम करता है। इसलिए स्टेम्स को जब भी हम लगाते हैं तो ऑक्सीजन से अगर हम ट्रीट कर दें तो बहुत ही आसानी से जो है उसमें रूट्स आ जाती हैं और टाइम से। इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, पाइनएप्पल है आपका, ठीक है, ये क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। मेनली पाइनएप्पल में ये क्या करता है, आप देखते हैं
जो पाइनएप्पल है उसमें बहुत ही एक कंपोजिट, एक आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रूट है, जिसमें बहुत छोटे छोटे फ्रूट जो होते हैं वो एक साथ जो है एक ही प्लांट्स में ग्रो करते हैं, एक ही फ्लावर, एक ही जो है फल में होते हैं। तो ये क्या करता है, सारे जो है फ्लावर्स की, जो इसमें छोटे छोटे सारे फ्लावर्स होते हैं उन सब को एक साथ ग्रो कराता है, ताकि जो है पूरा पाइनएप्पल एक साथ जो है मेच्योर होकर के तैयार हो सके। इसलिए आप देखते हैं पूरा जो पाइनएप्पल का शेप होता है वो पूरा मेंटेन बरकरार रहता है, वो इसीलिए क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है उसके सारे जो फ्लावर्स हैं छोटे छोटे उनको एक साथ जो है वो ग्रो कराता है और एक साथ उनमें फ्लावरिंग को कराता है। इसलिए ये क्या करता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। उसके अलावा जो आपका 2,4-D होता है ये हर्बिसाइड्स की तरह यूज होता है। 2,4-D is widely used as herbicides to kill undesirable weeds of dicots plant without affecting monocots plant। देखिए आप देखते होंगे जब भी हमारे मोनोकॉट्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें एक कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उनको हम मोनोकॉट बोलते हैं, और जिनमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उनको हम डाइकॉट कहते हैं। जैसे अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जब जो गन्ना होता है हमारा, मक्का होता है या धान है, गेहूं है, इनकी पत्तियां अगर आप देखें, एक डिफरेंस ये भी होता है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं इनका जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है। अगर आप इनको ऐसे ही सेपरेट करना चाहें तो वो प्रॉपर एक ही वे में सेपरेट हो जाती हैं जो मोनोकॉट्स की लीव्स होती हैं। लेकिन जो डाइकॉट्स होते हैं इनकी जो लीव्स होती हैं इनका जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है, कुछ इस टाइप से इनकी कॉम्प्लेक्स जो है लीव्स होती हैं। अब अगर आप इनको सेपरेट करना चाहें तो जिस तरह से इनका सेपरेशन पैरेलल सेपरेशन हो जाता है आसानी से, वैसे इनमें नहीं होता है। तो ये हमारा मोनोकॉट्स की लीव्स होती हैं और ये हमारे डाइकॉट्स की लीव्स होती हैं। ये डाइकॉट और मोनोकॉट का एक डिफरेंस ये भी है। और अभी आप देखेंगे जैसे आप देखिए चना है, दालें हैं, पल्सेस हैं, ये हमारी डाइकॉट्स हैं। गेहूं है, धान है, ठीक है, कॉर्न है यानी मक्का है, ये सारे हमारे मोनोकॉट्स हैं। तो जब भी हमारे घरों में खेती होती है, जब हम लोग धान गेहूं इन सब की फसल लगाते हैं तो आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी खरपतवार घासें उगाती हैं। वो जो खरपतवार होते हैं अगर उनकी लीव्स ऐसी है तो वो क्या है, डाइकॉट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिन का जो 2,4-D है, ऑक्सिन का 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो हमारा 2,4-D है, हम इसका छिड़काव करते हैं। जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो 2,4-D जो होता है ये हमारे मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता है, मोनोकॉट को प्रभावित नहीं करता है। ये क्या करता है, डाइकॉट्स की जो भी रूट्स हैं या फिर जो भी पार्ट्स है डाइकॉट का, उसको ये अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है और उसको नष्ट कर देता है। ये खरपतवार को नष्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये वीडीसाइड या हर्बिसाइड की तरह प्रयोग हो रहा है। तो वीडीसाइड या हर्बिसाइड को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशक। तो ये खरपतवार नाशक की तरह प्रयोग हो रहा है, वीडीसाइड की तरह प्रयोग हो रहा है हमारा 2,4-D, जो कि हमारे जिस फसल को हमने मोनोकॉट को ग्रो कराया था उसको प्रभावित नहीं करता है, ये सिर्फ डाइकोट्स को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद ये सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन और जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम के डिफरेंशिएशन में सहायता करता है। जाइलम को मैंने आपको जब भी प्लांट टिश्यू पढ़ाया था तो आपको मैंने जाइलम के फंक्शन के बारे में बताया था कि जो जाइलम होता है हमारा वो क्या काम करता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। और मैंने इसकी सेल्स के बारे में भी बताया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसको देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये हमारे प्लांट्स में पाया जाने वाला एक दूसरा हार्मोन है। और जिब्रेलिन जो है हमारा एक ऐसा हार्मोन है जिसमें इसके मोर देन 100 हार्मोन्स पाए जाते हैं। जिब्रेलिन के
100 टाइप्स से अबव इसके टाइप्स हैं। अब देखिए जो जिब्रेलिन है, जैसे जैसे इसकी खोज होती गई वैसे वैसे इसका नाम रख दिया गया GA1, GA2, GA3, ऐसे ही जो है प्लांट्स में जो है इसका नाम जैसे जैसे ये मिलता गया वो रखता गया। लेकिन जब हम कहें कि जो सबसे पहला GA खोजा गया था तो सबसे पहले GA3 की खोज हुई थी। सबसे पहले जो मिला था जिब्रेलिन वो हमारा GA3 था। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये केमिकल स्ट्रक्चर है जिब्रेलिन का। आपको केमिकल स्ट्रक्चर से जो है आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, आपके एग्जाम में इसके फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। मेनली ये पाया कहाँ जाता है तो देखिए जिब्रेलिन आर फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। हायर प्लांट्स जो होते हैं हमारे उनमें और फंजाई में पाया जाता है हमारा जिब्रेलिक एसिड। अब हम बात करते हैं, देखिए हायर प्लांट्स हमारे क्या होते हैं। हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स के ग्रुप में हमने दो ग्रुप को रखा है। एक तो हमने रखा है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है हमारा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे और एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। जिम्नो और स्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम हायर प्लांट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म आवृत बीजी पौधे, नाम में क्या है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे। अनावृत का मतलब हुआ किसी चीज पर आवरण ना हो, लेकिन आवरण किस पर नहीं है, बीजों पे नहीं है। ऐसे पौधे जिनके बीजों पर कोई भी आवरण नहीं होता है वो कहलाते हैं अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म। जैसे साइकस है, पाइनस है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, पाइनस है, ये सारे हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म में। लेकिन जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की तो ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, जिनकी सीड पर कवरिंग पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जो भी हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, ये सब हमारे जो है क्या है, एंजियोस्पर्म है। इन सब के सीड्स क्या है, कवर है। तो मेनली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है हायर प्लांट। तो ये जो हायर प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनमें पाया जाता है जिब्रेलिक एसिड और उसके अलावा ये पाया जाता है फंजाई में, जिसमें से एंजियोस्पर्म जो है हमारा मोस्ट एडवांस प्लांट है। मोस्ट एडवांस प्लांट कौन है, प्लांट हमारा एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे हायर प्लांट्स और फंजाई में पाए जाते हैं जिब्रेलिक एसिड। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसके काम की बात करते हैं, क्या क्या काम करता है। तो इट प्रोमोट्स ब्लॉटिंग, दैट इज सडन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जस्ट बिफोर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। ठीक है, तो देखिए जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें ये क्या करता है, इंटरनोड्स को बढ़ाने का काम करता है। इंटरनोड्स के प्रमोशन को क्यों कर रहा है ये, देखिए प्लांट्स में जो है ये क्या करता है, इंटरनोड्स इलोंगेशन करता है ताकि फ्लावरिंग से पहले करता है, ताकि जो प्लांट्स हैं उसमें थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं, जैसे जो भी ये कैबेज है, बीट है, तो कैबेज और बीट का जो आप हिस्सा देखते हैं, ये अगर डायरेक्टली ये इसकी इंटरनोड क्या होते हैं, देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ कैबेज में ही या फिर इन सब में ही, जो बीट रूट इनमें ही इंटरनोड इलोंगेशन कर रहा है, ऐसा नहीं। इंटरनोड इलोंगेशन जो है मेनली ये कर रहा है, ये उसमें भी करता है, गन्ने में भी करता है, ठीक है, बांस में भी करता है। तो होता क्या है, देखिए आपने देखा होगा जब आप बांस या गन्ना देखते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर गांठें भी आपकी पाई जाती हैं। ये जो गांठें आपकी पाई जाती हैं यही क्या कहलाती हैं, नोड कहलाती हैं, संधि कहलाती है। और एक संधि से
दूसरी संधि यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। तो ये क्या करता है, इंटरनोड इलोंगेशन का काम करता है, यानी ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को बढ़ाने का काम करता है। अब देखिए जैसे ही ये डिफरेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया है, यहाँ पर डिफरेंस बढ़ गया है, और डिफरेंस बढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ है, इसकी लेंथ भी बढ़ गई है। तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन में ये यूज किया जाता है, शुगर केन में इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए यूज होता है। जैसे ही इसका डिफरेंस बढ़ेगा और डिफरेंस बढ़ने की वजह से प्लांट में जो है उसकी, जो शुगर केन का प्लांट है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा, यानी ईल्ड ज्यादा मिलेगा, और अगर ईल्ड ज्यादा मिला तो हमें रिजल्ट के रूप में जो है उसका वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब होता क्या है, जो कैबेज वगैरह होते हैं वहां क्या इंटरनोड का मतलब है, देखिए फ्लावरिंग से पहले आप देखते हैं ये सारे जो भी फ्लावर्स, जो कैबेज होता है आपका, ये मेनली जो है सॉइल से ही अटैच होता है। अगर इसमें इंटरनोड का इलोंगेशन ना हो, डायरेक्ट यहीं से जो है फ्लावरिंग हो जाए और हमारा जो कैबेज है यहीं से अगर लग जाता है तो आप देखेंगे सॉइल से टच रहेगा, और सॉइल से टच रहेगा तो सॉइल से टच रहेगा तो ये प्रॉपर क्या होगा, एक तो ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छे से, और ग्रो कर भी गया तो पानी जब भी इसमें सिंचाई की जाएगी तो ये इससे अटैच रहेगा, ये सड़ने लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे ये हिस्सा बढ़ाता है, अब फ्लावर हमारा कहाँ गया, अब हमारा जो कैबेज है वो थोड़ा सा सॉइल से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें सेफ्टी रहती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस हिस्से को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके अलावा जिब्रेलिन जो है शेप और साइज को भी इंप्रूव करने का काम करता है। इट इंप्रूव शेप एंड साइज ऑफ फ्रूट। आकार और आकृति में वृद्धि करता है। कैसे ये शेप और साइज को बढ़ाने का काम कर रहा है, या आकार में वृद्धि करने का काम कर रहा है, आकृति में वृद्धि कर रहा है। देखिए आप बहुत तरह के आप मार्केट में देखते हैं, जब भी टमाटो है या फिर एप्पल वगैरह आप देखते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो जब भी आप फ्रूट देखते हैं तो आपको दो वैरायटी के फ्रूट मिलते हैं। जब अगर मान लीजिए 150 रुपए किलो एप्पल चल रहा है, केजी चल रहा है, उसी टाइम पे आपको कहीं एक 30-40 रुपए में भी एप्पल मिल रहा होता है। और वो जो सस्ता वाला एप्पल होता है उसमें आप देखते हैं उसका अजीब साइज होता है। देखिए मेनली जो होता है, जो एप्पल का शेप है कुछ इस तरह से होता है, लेकिन एक एप्पल कहीं से आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। कोई फ्रूट जो आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा मिल रहा है तो इसमें क्या है, इसका प्रॉपर शेप और साइज इंप्रूव नहीं हो पाया है। और किसकी वजह से नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर जिब्रेलिन की कमी थी। तो जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है, प्रॉपर शेप और साइज देने का काम करता है फ्रूट्स को। उसके बाद जो है इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में ये भी रोल प्ले करता है। देखिए पार्थेनोकार्पी में ऑक्सिन भी रोल प्ले करता है और जिब्रेलिन भी रोल प्ले करता है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें कि ज्यादा किसका सहयोग है, ज्यादा अच्छा वर्क कौन करता है ऑक्सिन और जिब्रेलिन के कंपैरिजन में, तो ज्यादा अच्छा जो काम करता है पार्थेनोकार्पी में वो आपका जिब्रेलिन करता है। तो जिब्रेलिन जो होता है ये भी पार्थेनोकार्पी में रोल प्ले करता है, लेकिन ऑक्सिन की अपेक्षा इसका फंक्शन ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करता है, स्टेम्स की इलोंगेशन को, पौधों की जो लंबाई है स्टेम्स की उसको भी बढ़ाने का काम करता है। इट इंड्यूसेस मेलनेस इन सर्टेन प्लांट्स। कुछ पौधों में ये क्या करता है, मेलनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सच एज लाइपेजेस, एमाइलेजेस इन द एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ग्रेनेंस एंड बार्ले सीड। ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे लाइपेज है, एमाइलेज है। लाइपेज जो होगा ये आपका जो है
लिपिड के ब्रेकडाउन के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, एमाइलेज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। ये जो है पाए जाते हैं जो भी हमारी ग्रेन्स होते हैं, अनाजें हैं, फसलें हैं, अनाजों वाली जो फसलें हैं उनमें ये क्या करता है, उनको फॉर्मेशन को प्रमोट करने का काम करता है। इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी। देखिए डॉर्मेंसी टर्म का मतलब होता है निष्क्रियता। यहां पर आपको 2-3 टर्म मिलते हैं। एक टर्म आपको मिलता है डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी यानी निष्क्रियता। ये निष्क्रियता क्या होती है, डॉर्मेंसी क्या होती है? देखो डॉर्मेंसी ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। 2 तरह की डॉर्मेंसी होती है, कोई हार्मोन हमारा डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और कोई हार्मोन हमारा डॉर्मेंसी को मेंटेन रखता है। डॉर्मेंसी को ये क्या कर रहा है, ब्रेक करने का काम कर रहा है। इसका मतलब जब तक आप देखते हैं सीड है, सीड नॉर्मली आप चना लीजिए और चना जो है आप रखा है वो ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि उसको अनुकूल कंडीशंस नहीं मिली। लेकिन जब आप उसको भिगोते हैं और भिगोने के बाद जब आप देखते हैं 24-25 घंटे में उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है, और जब चना आपने तुरंत भिगोया था तो उस टाइम उसमें जर्मिनेशन नहीं था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है भिगोने के बाद उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। तो वो जो जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है तो अब उसकी निष्क्रियता क्या हो गई, जर्मिनेट हो रहा है। और जर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी निष्क्रियता जो है वो ब्रेक हो चुकी है, वही उसकी डॉर्मेंसी क्या हो गई है। तो जो सीड होता है उसकी डॉर्मेंसी जो थी, निष्क्रियता, जब तक वो ग्रो नहीं कर रहा है तब तक उसकी डॉर्मेंसी मेंटेन है। और जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये डॉर्मेंसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे सीड्स हैं उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। और डॉर्मेंसी जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक सीड जो है ग्रो नहीं करेगा। यानी निष्क्रियता का मतलब ही क्या है, कोई चीज ऐसी जो सक्रिय ना हो। और अगर वो सक्रिय नहीं होगा तब तक जो है, यानी उसकी सक्रियता जो है जब तक नहीं शुरू होगी, और सक्रियता तभी शुरू होगी जब तक उसकी निष्क्रियता टूटेगी नहीं। तो ये क्या करता है, निष्क्रियता को तोड़ देता है ताकि प्लांट जर्मिनेट कर सके। तो ये हमारी बातें थी जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन के बाद जो है हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की। हमारा नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो हमारा हार्मोन है इसका मेन जो सबसे ज्यादा रोल होता है वो होता है सेल डिवीजन में। मेनली वो ये उन जगहों पर सिंथेसाइज होता है, उन जगहों पर बनता है जहां पर जो है सेल डिवीजन होता है। तो कोशिकाएं जहां पर ज्यादा विभाजित होंगी वहां पर साइटोकिनिन के हार्मोन्स का कंसंट्रेशन का ज्यादा होता है। ठीक है, तो साइटोकिनिन की हम बात करें तो साइटोकिनिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन cytokinesis process. Cytokinin are naturally synthesized in the plants where rapid cell division occurs, that is root, apex, shoot, buds, young fruit, etc. ठीक है, तो देखिए साइटोकाइनिन का मेन काम क्या है, सेल डिवीजन। और ये वहीं पर जो है इसका फॉर्मेशन भी होता है जहां पर ज्यादा सेल डिवीजन होता है, जहां पर फास्ट सेल डिवीजन होता है, तीव्र कोशिका विभाजन होता है, उन जगहों पर पाए जाते हैं। और तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे होता है। उसके अलावा जब नई पत्तियां आती हैं, नए फल आते हैं, उन जगहों पर जो है इसका जो है फॉर्मेशन ज्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ साइटोकिनिन्स इज बेसिपिटल और एंड पोलर। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो बेसिपिटल और पोलर होता है। अब ये भी जो है हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल होते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा नेचुरल कौन सा साइटोकिनिन है, तो नेचुरल साइटोकिनिन हमारा जियाटिन है। उसके बाद काइनेटिन जो है हमारा एक आर्टिफिशियल या आप कह सकते हैं सिंथेटिक जो है साइटोकिनिन है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा हमारा नेचुरल साइटोकिनिन है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल कौन है, नेचुरल हमारा जियाटिन है, और सिंथेटिक कौन है, काइनेटिन है। ठीक है, उसके अलावा ये भी बाकी आपके बेंजिला
एडेनिन, ये भी आपका जो है वो क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है। लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो जियाटिन और कार्निटिन पूछता है। जियाटिन और कार्निटिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जियाटिन और कार्निटिन। जियाटिन एक हमारा नेचुरल है साइटोकिनिन है, और सिंथेटिक हमारा कौन है, कार्निटिन है। ये आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, प्लांट्स का जो ये पार्ट होता है, ठीक है, ग्रोइंग पार्ट, इन सब जगहों पर या यहाँ पर इनकी रूट्स होती हैं, तो रूट्स वाले पोर्शन पे ये टिप वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे साइटोकिनिन। अब इसके फंक्शन की बात करें तो काम क्या करता है, इट प्रमोट्स लैटरल एंड एडवेंटेशियस शूट ग्रोथ एंड यूज टू इनिशिएट शूट ग्रोथ इन कल्चर। देखिए इसका काम क्या होता है, इसका काम है सेल, साइटोकिनिन का नाम जो पड़ा है ना वो कहाँ से पड़ा है, साइटोकिनिन, साइटो टर्म का मतलब होता है सेल, ठीक है, साइटो का मतलब क्या है, सेल, ऐसी, और इसका मेन वर्क जो होता है सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होंगी और जब ये सेल डिवाइड होती है तो ये क्या करता है, शूट जो होती है हमारी, जो हमारे तने हैं, तनों की वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। उसके अलावा इसका प्रयोग जो है, जो कल्चर होता है, कल्चर का मतलब जब हम आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो कराते हैं या लैब में प्लांट से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो उस टाइम पर ये क्या करता है, साइटोकिनिन का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है वो सेल्स डिवाइड होंगी, और सेल्स डिवाइड होगी तो प्लांट थोड़ा सा जल्दी ग्रो करेगा, इसलिए जो है कल्चर में इसका प्रयोग किया जाता है। It helps in overcoming apical dominance induced by ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन होता है हमारा वो एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, इंड्यूस करता है, और उससे जो है ये क्या करते हैं, उससे ओवरकम कराने का काम करता है साइटोकिनिन। इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, जो हमारी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, और क्लोरोप्लास्ट का मतलब है हरित लवक, हरित लवक के निर्माण में ये सहायता करता है। और प्लांट्स में अगर हरित लवक का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना पाएंगे प्लांट्स तो फिर प्लांट्स के लिए उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में मिल पाएंगे। इसीलिए ये क्या करता है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हरित लवक के निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, इट प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म एंड डिले लीफ सेनेसेंस। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म जो होती है प्लांट्स में, जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं भोजन से संबंधित, उनको ये क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है। उसके बाद ये लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। देखिए सेनेसेंस का मतलब होता है जीर्ण अवस्था, और जीर्ण अवस्था का मतलब होता है वृद्धा अवस्था। ये क्या करता है, पौधों में वृद्धावस्था में देरी करता है। क्या देरी करेगा, ताकि जो है आप देखते हैं कि प्लांट्स की जब बहुत सारे लीव्स हैं उनको ये क्या करेगा, जल्दी से वृद्धा नहीं, उनमें सेनेसेंस नहीं आने देगा, यानी उनको जल्दी से उनकी एजिंग नहीं होने देगा। ये क्या करता है, एजिंग को डिले करता है, और एजिंग को जब डिले करेगा तो प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो लंबे समय तक टिकी रहेंगी, और लंबे समय तक रहेंगी तो प्लांट्स में वही लीव्स लंबे समय तक खाना बना सकती हैं। और जब भी आप देखते हैं पत्तियां हैं या फल हैं पकते हैं तो पीले पड़ जाते हैं या अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो आप देखते हैं पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल पकने के बाद अपना डिफरेंट कलर चेंज कर देते हैं, जिस हिसाब से उसमें क्रोमोप्लास्ट का जो भी पिगमेंट पाया जाए उसके हिसाब से कलर चेंज कर देते हैं। और पत्तियां या फल जब तक हरे हैं तब तक ही वो खाना बनाने की क्षमता रखते हैं, जैसे ही उनका कलर चेंज हुआ वो खाने बनाने की क्षमता को छोड़ देते हैं, क्योंकि हरे जो भी वो होते हैं तब उसमें कौन मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पड़हरिम जिनको हम बोलते हैं, और पड़हरिम की उपस्थिति की वजह से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। और जब भी ये मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर हो जाने के बाद
फिर ये धीरे धीरे इनकी एजिंग आने लगेगी और मेच्योरिटी के बाद जैसे जैसे एजिंग आती है इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा, और क्लोरोफिल पाया नहीं जाएगा तो खाना बना नहीं सकेगा। इसीलिए सेनेसेंस में देरी करने का काम करता है, वृद्धावस्था में देरी रखता है, ताकि लंबे समय तक पौधे हरे बने रहें। ये काम करता है हमारा साइटोकिनिन। ठीक है, तो साइटोकिनिन का मेनली काम क्या है, सेल डिवीजन और क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करना, ताकि पौधे हरे लंबे समय तक बने रहें और उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि ये एक प्रकार से प्लांट्स का ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहलाता है। और इनहिबिटर हार्मोन क्यों है, ये प्लांट्स की भलाई के लिए इनहिबिटर हार्मोन है। और इसकी इसी खास बात की वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। इसको हम तनाव हार्मोन इसलिए कहते हैं कि देखिए, पौधों में आप देखते हैं विशेष परिस्थितियां होती हैं। स्ट्रेस मेनली किसमें होता है, जैसे हम कहते हैं हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन का जो स्ट्रेस है उसमें से ज़्यादातर स्ट्रेस जो है हमने खुद के बनाए हुए हैं। जैसे कि कैसे उसका फ्रेंड का कैसे सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। दोस्त के पास रॉयल एनफील्ड आई, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है ना। लड़कियों के मेकअप के खर्चे की टेंशन है ना। और उनकी वो ड्रेस जो तमाम अभिनेत्रियों से मैचिंग ड्रेस पहननी, हमारे जीवन के ऐसे स्ट्रेस हो गए हैं। या किसी के कैरियर को, सक्सेस को देख करके हम स्ट्रेस ले रहे हैं। ये जो स्ट्रेस हमारा है वो नेचुरली दिया हुआ स्ट्रेस नहीं है, इन सारे स्ट्रेस को हमने लिया है। वास्तविकता में अगर हमें रोटी कमाने में समस्या हो रही है, अगर हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, वो हमारा वास्तविकता वाला तनाव होता है, स्ट्रेस होती है। पौधों से बढ़कर स्ट्रेस किसके पास है, पौधों को आप देखते हैं विशेष परिस्थितियां आती हैं फिर भी पौधे खड़े रहते हैं। जब बहुत तेज धूप होती है तो हम छाता ले लेते हैं, बाहर नहीं निकलते। हमने अपने घरों में एसी की व्यवस्थाएं कर रखी है, लोग दोपहर में बाहर नहीं निकल रहे। कितनी भी कड़ाके की धूप हो, पौधे वहीं पर खड़े रहते हैं। बाढ़ आती है, आंधी तूफान आता है, हम लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, लेकिन वहां पर बसते कौन है, पौधे। ऐसा जो स्ट्रेस है, ये जो प्लांट्स का स्ट्रेस होता है, इस स्ट्रेस से उबरने में कौन सहायता करता है, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। बहुत सारे स्ट्रेस तो ये प्लांट्स को नेचर ने दिए हैं, जैसे धूप रहना और उसके अलावा आंधी तूफान, ये नेचुरली स्ट्रेस है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रेस हमने दे रखे हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी वजह से आप देख रहे हैं बहुत सारे जो है नेचुरल स्ट्रेस हो रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारे प्लांट्स कट कर दिए हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही। अब बारिश नहीं आ रही तो पौधों को भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा। हम प्लांट्स को कट कर देते हैं या जो है हम उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इन विशेष परिस्थितियों से उबरने में जो काम करता है, प्लांट्स की हेल्प करता है, वो करता है हमारा एब्सिसिक एसिड करता है। और ये प्लांट्स के जर्मिनेशन को रोक के कर रखता है। अभी तक आपने पढ़ा था सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था, लेकिन अब ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को कीप रखता है, बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है, देखिए अगर प्लांट अनुकूल परिस्थितियां उसके लिए नहीं है, उसकी सीड के लिए अनुकूल परिस्थितियां ग्रो करने की नहीं है, और ग्रो करने के कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाएगा, अपना प्रॉपर लाइफ स्पेन जी नहीं पाएगा। इसीलिए अनुकूल परिस्थितियां आने तक ये प्लांट्स में उसकी जो सीड्स होते हैं उनकी डॉर्मेंसी को मेंटेन करके रखता है। आप देखते हैं कि जब विशेष परिस्थितियां आती हैं, आपने कोई ठंडक का, आप कोई फल या जो भी आपकी कोई भी सीड ग्रो कराते हैं, तो आप देखते हैं अचानक से मौसम में जब भी परिवर्तन हो जाता है, अचानक से ठंड पड़ जाए या अचानक से बारिश आ जाए, अचानक से जो भी उस मौसम में चेंजेस हो जाते हैं, और आप देखते हैं उस जो भी हमने सीड लगा रखा था वो जर्मिनेट नहीं हुआ, और कुछ टाइम बाद जा करके जर्मिनेट हुआ, और कुछ समय बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आई तब ही वो ग्रो हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी थी उसकी अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद ग्रो होना, और उस टाइम तक वो सीड जो है हमारा खेतों में पड़ा था फिर भी जर्मिनेट नहीं हुआ, इस जर्मिनेशन को रोकने का काम किया था एब्सिसिक एसिड। तो इसने क्या किया था, डॉर्मेंसी को मेंटेन रखा था, और जब ये अनुकूल परिस्थितियां आई तो डॉर्मेंसी ब्रेक हुई, तब जा करके प्लांट जो है वो ग्रो हो पाया। तो जो डॉर्मेंसी को मेंटेन करने का काम रखता है वो कौन करता है, हमारा एब्सिसिक एसिड करता है। तो इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ये कैसा है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है जो कि पौधों की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इसको हम ABA के नाम से भी जानते हैं। ABA जो होता है ये क्या करता है, इनहिबिट प्लांट्स मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट एब्सिशन
एंड डोरमेंसी। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? एब्सिशन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव कैसा अलगाव? आप देखते हैं जब भी प्लांट्स में, देखिए क्या कह रहा है, ये डोरमेंसी और एब्सिशन को क्या कर रहा है? रेगुलेट करने का काम करता है। जब भी फल पक जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पक जाती हैं, तो वो गिर जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं तो वो गिर जाती हैं, तो वो गिरती नहीं है, गिराई जाती हैं। कौन गिराता है? एब्सिसिक एसिड गिराता है। क्यों गिरा देता है? क्योंकि आप देखते हैं प्लांट्स में नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, नई पत्तियां भी आ रही हैं, नए फ्रूट बन रहे हैं, और जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, और जो पक चुके हैं पत्तियां और फल, उनको अलग क्यों कर देता है? क्योंकि अब उनके पास क्लोरोफिल है नहीं, और जब उनके पास क्लोरोफिल है नहीं अब, तो वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो अब उन्होंने अपना लाइफ स्पैन जी भी लिया है। तो इसलिए जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनको न्यूट्रिएंट मिल सके, इसलिए पके हुए पार्ट्स को गिराने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। और ये जो हमारा टर्म है वो क्या कहलाता है? एब्सिशन कहलाता है, अलगाव कहलाता है। तो ये अलगाव को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये डोरमेंसी को मेंटेन रखता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो डोरमेंसी को ब्रेक करवाता है, नहीं तो इसको मेंटेन रखने का काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या करता है? ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स में टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। विभिन्न विशेष परिस्थितियों को, प्लांट्स को उन्हीं कंडीशंस में खड़ा रखता है। आंधी, तूफान, धूप, सब विशेष परिस्थितियों में पौधे खड़े हुए हैं। ये इनके इस स्ट्रेस से उबरने में काम करता है, टॉलरेंस को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ये एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये स्ट्रेस हार्मोन, वही पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? एब्सिशन और फ्रूट के और लीव्स के एब्सिशन को प्रमोट करता है। कहने का मतलब है पके हुए फल और पत्तियों को गिराने का काम करता है। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। ये सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, इसलिए रोक रहा है सीड जर्मिनेशन को। अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो जर्मिनेट हो जाएगा। और ये क्या करता है? इट इंड्यूसेस सेनेसेंस इन लीव्स। और लीव्स में ये क्या करता है? सेनेसेंस लेकर के आने का काम करता है, ठीक है, यानी वृद्धावस्था लाने का काम करता है। इट एक्सिलरेट्स डोरमेंसी इन सीड दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस, ठीक है। अब डोरमेंसी जो है अगर मेंटेन रहती है तो प्लांट्स में जो है वो क्या कहता है? क्यों डोरमेंसी को मेंटेन रख रहा है? स्टोरेज पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि जो है सीड है वो स्टोरेज का काम कर सके, संचय करने का काम कर सके। इट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस। देखिए होता क्या है, अब ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, और जब भी गर्मियों का दिन होता है आप देखते हैं जब भी पौधे सांस लेते हैं तो उनका स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा जो है कुछ इस टाइप से होता है प्लांट्स में, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा होता है, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो कुछ इस टाइप से होता है, और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो यहां से वाटर लॉस होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? जैसे ही प्लांट्स का स्टोमेटा ओपन होता है तुरंत उसको क्लोज करवा देता है, और जब ये क्लोज हो जाएगा जल्दी से तो इसका जो है एक्सेस वाटर लॉस प्लांट्स में नहीं होगा। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस। जिस टाइम पौधों में स्ट्रेस की जब वाटर स्ट्रेस है, कहने का मतलब बहुत तेज धूप है और प्रॉपर उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम पे ये क्या करता है? जल्दी से जो है स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। इन रंध्रों को, स्टोमेटा को बोलते हैं रंध्र, और रंध्रों को ये जल्दी से बंद करा देता है ताकि रंध्र अगर बंद होंगे तो वाटर लॉस नहीं होगा, इसलिए जो है ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों हार्मोन कहलाता है। ये वृद्धि नियंत्रक का काम करता है, और ये वृद्धि से मतलब करने का भी काम करता है और वृद्धि रोकने का, दोनों का काम करता है। इथाइलिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, और ये प्लांट्स के
में फलों को पकाने का काम करता है। इथाइलिन का प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं। तो देखते हैं, इट एक्ट एज ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये क्या करता है, ग्रोथ प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों का काम करता है। इट इज फाउंड इन गैसियस फॉर्म, ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस। ठीक है, ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, ये वहां पर सिंथेसाइज होता है जहां पर फल जो है पक रहे होते हैं, या वो पार्ट व टिश्यू जहां पर सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब क्या है, बुढ़ापा आना, जीर्णावस्था आना। ठीक है, तो जो पार्ट प्लांट्स में पक गया है उन जगहों पर ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। इट रेगुलेट्स मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन हार्मोन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के फॉर्म में यूज होने वाला, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला हार्मोन है। आप देखते होंगे कि जब भी बहुत लोगों के यहाँ पर आम वगैरह के बगीचे होंगे, तो जब फलों की खेती जिनके यहाँ पर होती है वहाँ पर देखते हैं आप कि उन लोग फलों को पकाते हैं, घर में पहले ही तोड़ लेते हैं। और पहले ही क्यों तोड़ लेते हैं, ताकि जब सीजन से पहले तोड़ लेते हैं और उस टाइम पे उस फल की जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो जब भी वो फल पक नहीं पाते हैं प्लांट्स में, इसलिए वो लोग आर्टिफिशियली जो है इथाइलिन का यूज करते हैं, और इथाइलिन से जो है आप फ्रूट्स को पकाते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है फलों को पकाने के लिए। तो ये क्या करता है, इट हेस्टन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये फलों के पकने में सहायता करता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ये बड और सीड डॉर्मेंसी को क्या करता है, जो है कंट्रोल ब्रेक करने का काम करता है। क्योंकि जल्दी जैसे ही, देखिए इसका काम क्या है, पकाना, और जैसे ही जो है सीड और बड की डॉर्मेंसी ब्रेक होगी, और डॉर्मेंसी जैसे ही ब्रेक होगी ये क्या करेगा, फलों को पकाएगा जब तक। ठीक है, तो ये जो भी हमारी डॉर्मेंसी थी, निष्क्रियता थी, इसको तोड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, रैपिड पेटियोल्स के जो है और इंटरनोड्स के रैपिड इलोंगेशन को प्रमोट करने का काम करता है। ये जो है सेनेसेंस और एब्सिसन फ्लावर्स और लीव्स में प्रमोट करता है। सेनेसेंस का क्या हो गया, बुढ़ापा, और एब्सिसन का मतलब क्या है, अलगाव, अलगाव को ये भी प्रमोट करने का काम करता है। देखिए ये एब्सिसन कर रहा है ये भी, और एब्सिसन का काम कौन कर रहा था, एब्सिसिक एसिड भी कर रहा था। तो ये भी सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है और एब्सिसिक भी सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा था। तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए ये इनहिबिटर हार्मोन्स भी है और रेगुलेटर दोनों हार्मोन से जो है, ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रोमोटर दोनों हार्मोन है। इट इज induces growth of root hairs formation। देखिए प्लांट्स में आप देखते हैं रूट्स होती हैं, छोटे छोटे हेयर्स, बहुत ही माइन्यूट पार्ट जो है हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रूट हेयर करते हैं। ये रूट हेयर्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। क्यों प्रमोट करता है, ताकि जो है, देखिए ये प्रमोशन का काम हो गया, ये वाला इसका क्या है, इनहिबिशन का काम है, और ये इसका क्या है, प्रमोशन का काम है, तो इसलिए ये प्रमोटर हार्मोन भी है। तो ये क्या करता है, रूट हेयर्स के फॉर्मेशन में सहायता करता है। और रूट हेयर्स बनेंगी तो प्लांट्स का जो रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कर पाएगा। इसीलिए जो है ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए रूट हेयर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन करता है, इथाइलिन करता है। उसके अलावा ये प्लांट्स में फीमेलनेस को जो है, जो भी हमारे मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, मोनोसियस प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनमें ये क्या करता है, फीमेलनेस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने प्लांट्स में जो भी हमारे हार्मोन्स पाए जाते हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया, उनके कौन से फंक्शन हैं, कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कौन से आर्टिफिशियल हैं, कौन से नेचुरल हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पाए जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन में एब्सिसिक एसिड की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है, इट क्लोजेस स्टोमेटल ओपनिंग, या रंध्रों को
ये इट कॉजेज स्टोमेटल ओपनिंग या रंध्रों को खोलता है। ऑप्शन बी है इट कॉजेज क्लोजर टू स्टोमेटा या रंध्रों को बंद करता है। ऑप्शन सी है इट प्रमोट्स ग्रोथ या वृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी है इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन या बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। तो देखिए अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये क्लोजर करता है, रंध्रों को बंद करने का काम करता है। और रंध्र बंद, जितनी जल्दी रंध्र बंद हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी और प्लांट्स में वाटर लॉस ना हो, तो ये काम क्या करता है, रंध्रों को क्लोज करने का काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। तो देखिए इथाइलिन जो होता है ये क्या करता है, फलों को पकाने में सहायता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन विच अकर्स नेचुरली इन प्लांट टिश्यू एंड इज कॉमनली नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। वह पौधों में कौन सा हार्मोन है जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सिन, बी है एब्सिसिक एसिड, सी है जिब्रेलिन और डी है इनमें से मतलब एक से अधिक हो सकते हैं। तो देखिए स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारा वो कौन है, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड हमारा एक तनाव हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये पौधों को विभिन्न तनाव की परिस्थितियों में भी उबारने का काम करता है, विशेष परिस्थितियों में खड़ा रखता है पौधों को, इसीलिए ये क्या कहलाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाता है। पौधों में टॉलरेंस को इंक्रीज करने का काम करता है और ये बायोटिक और एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक दोनों ऐसे स्ट्रेस जो कि लिविंग बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम बायोटिक यानी जैविक स्ट्रेस तनाव बोलते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस ऐसे तनाव जो कि लिविंग बीइंग के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, अदर सोर्सेस से प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। तो इन दोनों प्रकार के तनाव से उबरने में सहायता करता है एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड। पौधों में खरपतवार नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है 2,4-D, ए ऑप्शन है हमारा, बी है IAA, सी है NAA और फिर मोर देन 1। देखिए ऑक्सिन में 2,4-D जो होता है, 2,4-D हमारा एक आर्टिफिशियल हार्मोन है और मेनली जो है इसका या कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला हार्मोन है जिसका प्रयोग किया जाता है वीडीसाइड के रूप में, खरपतवार नाशक के रूप में। 2,4-D हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि खरपतवार नाशक के लिए तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये हम किस फसल में यूज करते हैं, ये हम मोनोकॉट की फसल में यूज करते हैं। जब हम मोनोकॉट की फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का ये फसलें लगाते हैं उस टाइम पर जो भी छोटी छोटी खरपतवारें उगती हैं उनको नष्ट करने के लिए हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D जो होते हैं ये हमारे मोनोकॉट्स को प्रभावित नहीं करते हैं, ये डाइकॉट्स की जो खरपतवार है उनको प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमारी जो फसल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो वीड है, जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए इनको हम वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। देखिए साइड टर्म का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब है हत्या, लेकिन किसकी हत्या, हर्ब का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, ठीक है। और वीड का मतलब क्या है, खरपतवार। खरपतवार को नष्ट करने वाला, उसकी हत्या करने वाला कौन है, 2,4-D है। तो इस 2,4-D का प्रयोग हम करते हैं वीडीसाइड के लिए। तो आज की सीरीज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके पीसीएस, सभी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स आपके पीसीएस एग्जाम के लिए लॉन्च किए गए हैं, तो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, तो कृपया आप इनको देखें और उसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेंटरशिप प्रोग्राम से आप जरूर जुड़ें। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।